तो लास्ट 3 दिन बचे। अब मुझे पता है कि काफ़ी स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, प्रेशर होगा एग्जाम्स क्लियर करने का, प्रिपेयर करने का लास्ट 3 दिन में। बट आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि आप ये स्ट्रेस, एंजाइटी और जो प्रेशर है उसको ओवरकम करके सीएस के एग्जाम में पास हो सकते हो। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पहले भी आप ऐसे सिचुएशन में थे और आपने एग्जाम पास किया है। मतलब सोच के देखो, अगर आप प्रोफेशनल में हो तो आपने एग्जीक्यूटिव में भी सेम फेस किया होगा ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर। बट आपने इसको ओवरकम किया और आपने एग्जीक्यूटिव पास किया और प्रोफेशनल में आए। सिमिलरली आप एग्जीक्यूटिव में हो तो आपने सीएस ईईटी क्लियर किया है। तो इसी तरह आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि अगर मैंने पहले भी ये सारी चीज़ों को ओवरकम के एग्जाम क्लियर किया है तो वापस मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, वापस मैं सीएस की एग्जाम पास कर सकता हूँ स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर को ओवरकम करके। तो अब लास्ट 3 दिन बाकी है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए लास्ट 3 दिन में जिसको करके हम इंश्योर कर सके कि ये जो 3 डेज है वो हम बेस्ट वे में यूज़ कर पाए। इसके लिए मैं आपको 3 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है लास्ट 3 डेज में। क्या पढ़ना है वो तो अभी तक ऑलरेडी क्लियर होगा ऑफकोर्स, क्योंकि आपका पहला पेपर है 21 को, तो 19 और 20 तो आप फिक्स है कि आप फर्स्ट पेपर का ही पढ़ोगे। अगर आपका फर्स्ट पेपर आपको थोड़ा टफ लगता है तो आप 3 दिन पढ़ सकते हो, मतलब 18, 19 और 20 आप फर्स्ट पेपर का पढ़ाई कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका पढ़ाई आपका अच्छे से ऑलरेडी हुआ है, जो फर्स्ट पेपर है वो मैनेजेबल है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसके पहले का जो एक दिन है, मतलब 18 है, 18 को आप सेकंड एग्जाम का पढ़ना, 19, 20 को फर्स्ट एग्जाम का पढ़ना। इससे क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड का आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। और अगर आपका पहला तो एग्जाम अच्छा जाता है तो आपके पास मोमेंटम आ जाता है और वो मोमेंटम आप यूज़ कर सकते हो बाकी के जो रिमेनिंग एग्जाम्स है उसमें। प्रोफेशनल एग्जाम्स में मोमेंटम जो होता है, इनिशियल मोमेंटम जो आपको मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका एग्जाम चलता है मतलब 8-9 दिन तक। ये T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। 8-9 दिन तक आपका मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप कैरी फॉरवर्ड करते हो आपको खुद को हर एक पेपर के बाद। तो इसकी वजह से अगर आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर बहुत अच्छा जाता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि कल का जो दिन है आपका, मतलब जो 18 है उसमें आप सेकंड पेपर का पढ़ो और बाकी के जो लास्ट 2 दिन है उसमें आप फर्स्ट पेपर का पढ़ो। अगर फर्स्ट 2 आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा बाकी के पेपर्स के लिए। अब आते हैं मेन 3 पॉइंट पे। तो ये जो 3 पॉइंट है उसमें से 2 पॉइंट है वो एकेडमिक रिलेटेड है, मतलब पढ़ाई रिलेटेड है, और जो 1 पॉइंट है वो आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के रिलेटेड है। मतलब पढ़ाई वाले जो पॉइंट है उससे ज़्यादा ये ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हो। क्योंकि पढ़ाई तो आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, रिविजन किया होगा, मैराथन देखा होगा, मॉड्यूल से रीड किया होगा, आपने जो पहले के पेपर्स है वो सॉल्व किए होंगे, काफ़ी कुछ आपने किया होगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। बट आप कैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर रखते हो एग्जाम्स के टाइम, जो 8-9 डेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप खुद इसको प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर 100 बच्चे अपीयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए तो उसमें से 20 को तो पहले हटा दो, मतलब 20 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बस ऐसे ही नाम के लिए एग्जाम दे रहे हैं। कोई दोस्त सीएस कर रहा है तो उसने भी कर लिया, या फिर उनका मेन एग्जाम होगा जून 2024 में, बस अभी वो उन्होंने रजिस्टर कर दिया था तो कैसे पेपर्स आते हैं वो देने के लिए वो एग्जाम दे रहे हैं। तो इसकी वजह से 20 स्टूडेंट्स को हटा दो। बट जो 80 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रॉपर मेहनत की होती है, पढ़ाई की होती है, रिविजन किया होता है, राइटिंग प्रैक्टिस किया होता है, बट फिर भी ये 80 में से भी 10-12 लोग ही पास हो जाते हैं। क्योंकि वो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी के जो 70 स्टूडेंट्स है वो 80 में से वो पास नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने कभी खुद को मेंटली प्रिपेयर ही नहीं किया ये प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए। अब इसी के साथ आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे जो है होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसको मैं आप प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। हर अटेम्प्ट में ऐसे मिनिमम 2 पेपर होंगे जो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होंगे, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। आप पिछले 5 साल का पूरा हिस्ट्री उठा लो, हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई ऐसा पेपर होगा जो सबके लिए शॉकिंग होता है। ना मैंने एक्सपेक्ट किया होगा ऐसा पेपर, ना आपने किया होगा, और ना कोई प्रोफेसर ने जिससे आपने लेक्चर्स दिए है वो हर किसी के लिए डिफिकल्ट होता है। मतलब समझ ही नहीं आता है कि ये पेपर आईसीएसआई ने सेट कैसा कर दिया। कोई कोई पेपर में ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये इसी सब्जेक्ट का पेपर है या कोई दूसरे सब्जेक्ट का है, मतलब पेपर होगा कोई और सब्जेक्ट का, उसमें कंपनी लॉ के क्वेश्चन होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये पेपर को कैसे हैंडल करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप मेंटली ऐसे टफ पेपर के लिए, सरप्राइजिंग पेपर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप एग्जाम हॉल में ही गिव अप कर दोगे। मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। अगर आपने इसके पहले कभी भी सीएस का एग्जाम दिया होगा, एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल का, तो आपने देखा होगा कि ऐसे जो 1-2 टफ पेपर आता है जो मतलब जिसमें काफ़ी कुछ अनएक्सपेक्टेड पूछ लेता है आईसीएसआई, उसमें आपने देखा होगा कि 1 घंटे के बाद आधे से ज़्यादा लोग तो चले जाते हैं एग्जाम हॉल में, मतलब गिव अप कर देते हैं और पेपर छोड़ के चले जाते हैं। आधे से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करने का भी ट्राई नहीं करते। तो इसके वजह से वो लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, मतलब एग्जाम हॉल को, मतलब बीच में क्यों गिव अप कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मेंटली प्रिपेयर ही नहीं किया था ऐसे पेपर के लिए खुद को। मोटिव क्या है आईसीएसआई का? मोटिव काफ़ी सिंपल है, आपको टेस्ट करना है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि नहीं। एकेडमिकली तो बहुत लोग प्रिपेयर्ड है बट मेंटली कितने लोग प्रिपेयर्ड है वो टेस्ट करना है आईसीएसआई को। आप सोच के देखो, अगर सिर्फ एकेडमिक बेसिस पे प्रोफेशनल एग्जाम्स निकलते सीए, सीएस, सीए में, तो आज हर दूसरे घर में कोई ना कोई प्रोफेशनल बैठा होता। बट ऐसा नहीं है। ये जो गेम है प्रोफेशनल एग्जाम्स का वो एकेडमिक के साथ साथ, इनफैक्ट एकेडमिक प्रिपरेशन से ज़्यादा मेंटल प्रिपरेशन का है।
अब यहाँ पे मेरा मोटिव आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको अभी से ही मेंटली प्रिपेयर करूँ कि ऐसे वापस से टफ पेपर्स आएंगे, उसके लिए आप रेडी रहो, प्रिपेयर्ड रहो। अगर मैं चाहता तो कैमरे के सामने आके अच्छा अच्छा बोल सकता था कि टेंशन मत लो, बिंदास एग्जाम देके आओ, जैसा आपने सोचा है वैसा ही पेपर आएगा, काफ़ी मैनेजेबल पेपर होगा, सब लोग पास हो जाएंगे। बट आपको पता है ये रियलिटी नहीं है लाइफ में और एग्जाम में, कभी भी जैसा आप सोचोगे हमेशा वैसा ही नहीं होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। तो ऐसे सिचुएशन को फेस करने के लिए आप खुद को अभी से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रखो कि ठीक है भाई, जो भी 8-9 पेपर है उसमें से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पेपर हार्ड आएगा, फिर भी मैं उसमें अपना बेस्ट फाइट दूंगा, मतलब गिव अप तो नहीं करूंगा एंड मोमेंट तक। मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम हॉल छोड़ के चले जाते हैं उनके तरह मैं नहीं करूंगा, मुझे लास्ट मिनट तक एग्जाम हॉल में ही बैठना है। अगर वो टॉपिक के रिलेटेड मुझे कुछ पता नहीं है, मतलब कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो एकदम अनएक्सपेक्टेड है, तो कुछ ना कुछ तो मैं लिख के आऊँगा, भले वो आंसर नहीं पता बट वो टॉपिक के बारे में मैं कुछ ना कुछ लिख के आऊँगा। क्योंकि जो 50 लोग जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स छोड़ के गए उनका तो चांस ही निकल गया हाथ से, बाकी के जो लोग हैं उसमें से भी लोग पास होते हैं, राइट, ऐसे टफ पेपर्स में भी। तो आपका मोटिव यही होना चाहिए कि लास्ट मिनट तक 5:15 तक आपको एग्जाम हॉल में बैठना है और गिव अप नहीं करना है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अभी से ही डिसाइड करना है कि एग्जाम के एक दिन पहले आप कैसे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे। जो फर्स्ट पेपर है उसका तो काफ़ी सॉर्टेड है, आप 19 और 20 तारीख को उसका पढ़ाई करोगे, वो सॉर्टेड है। जो सेकंड है उसका भी थोड़ा बहुत सॉर्टेड है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 18 को आप उसका रिवीजन कर लो, 18 को सेकंड पेपर का, 19 और 20 को फर्स्ट पेपर का। बट बाकी के पेपर में आप एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज करोगे वो आपको फिगर आउट करना है। एग्जाम के एक दिन पहले आप कैसे रिवाइज करते हो पूरा सिलेबस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने पहले कितनी भी पढ़ाई की हो, 5, 6, 7, 8 महीना, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते हो पूरा सिलेबस तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, मतलब एग्जाम हॉल में आंसर लिखने का वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एडवांस में ही एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना दो कि कैसे आपको एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। और ये टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, एक मल्टीपल स्ट्रेटेजी शेयर की है मैंने कि कैसे एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने अभी तक वो देखा नहीं है तो ये वाला वीडियो देख लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो थर्ड और लास्ट पॉइंट है वो है रीड ऑल द अमेंडमेंट्स केयरफुली। अब आप सोचोगे कि अमेंडमेंट्स तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा, मतलब आई एम होपिंग कि मैक्सिमम लोगों ने अमेंडमेंट्स रीड कर लिया होगा। तो जिन्होंने अमेंडमेंट्स ऑलरेडी रीड किया उनको भी वापस से अमेंडमेंट्स पढ़ना है केयरफुली, और ऐसे स्टूडेंट्स जो फॉर सम रीजन अमेंडमेंट्स कवर नहीं कर पाए थे उनको तो स्पेसिफिकली रीड करना है अमेंडमेंट्स एग्जाम के पहले। अब आप पूछोगे कि ऑलरेडी अगर किसी ने अमेंडमेंट पढ़ा है तो वापस क्यों पढ़ना चाहिए अमेंडमेंट्स? इसका सिंपल रीजन है कि वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, मतलब अमेंडमेंट में से काफ़ी बार एज इट इज क्वेश्चन उठा के दे देता है ICSI, तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है अगर आपने उसको अच्छे से कवर किया है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो फिर भी उसको वापस से रीड करो, क्योंकि अभी एग्जाम को बस 3 दिन बाकी है। जो अभी आप रीड करोगे वो आपके माइंड में एकदम फ्रेश होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1-2 घंटा जाएगा, आई एम होपिंग। अगर आप एक मॉड्यूल दे रहे हो, अगर आप दोनों मॉड्यूल दे रहे हो तो 2 से 3 घंटा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अमेंडमेंट्स रीड करने में। तो आपको केयरफुली सारा अमेंडमेंट्स रीड करना है, क्योंकि ये आपके लिए वैसे मार्क्स है कि मतलब जिसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए। मतलब सारे पेपर्स मिला के अमेंडमेंट अगर 30-40 मार्क का आता है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि उसमें से 40 मार्क्स में से एटलीस्ट 32 आपको मिलना चाहिए, मतलब जितने भी पेपर्स है उस ओवरऑल में उसका बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये है 3 स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है लास्ट 3 डेज में। आई होप आप इसको फॉलो करोगे और 110% एफर्ट्स डाल के जी जान लगा के रात दिन एक करके आप पढ़ाई करोगे। जितना आप पुश कर सकते हो खुद को कर लो। सोने का आप खाली एक साइड रख दो, 5-6 घंटा आपको सोना है, उससे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सेप्शनल केस है तो अलग चीज़ है, बट 5 to 6 आवर्स की स्लीप ये स्टेज पे मेरे हिसाब से एडिक्वेट है। जितना पुश कर सकते हो खुद को कर लो, वापस ये मौका नहीं मिलेगा आपको, वापस ये एग्ज़ाम देना भी नहीं चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ये टॉपिक को लेके या एग्जाम्स को लेके तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।